बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय रचनात्मक लेखन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। बच्चों, जो गद्यांश पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से अर्थबोध की क्षमता का विकास होता है। कुछ अपठित गद्यांश इस प्रकार है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पहला अपठित गद्यांश और देते हैं उसके प्रश्नों के उत्तर। 2-3 दिन मधुमक्खियां हड़ताल पर बैठी रही। आखिर समाचार पत्र में खबर छपी कि मधुमक्खियों ने मनुष्य के साथ सुलह कर ली है। मनुष्यों ने वादा किया है कि अब वे उनको और उनके घरों को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मधुमक्खियों ने भी कहा है कि वे अपना काम जारी रखेंगे। यह खबर सुनकर गिल्लू बहुत खुश हुआ और बोला, ये मधुमक्खियां कितना काम करती हैं। हम इनकी मेहनत को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन है तो ये हम सबकी देखी अनदेखी दो। सबने गिल्लू की हाँ में हाँ मिलाई। तो बच्चों, ये था एक अपठित गद्यांश। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, हड़ताल पर कौन बैठी रही? तो इसका उत्तर है मधुमक्खियां। तो दिए गए स्थान पर हमें टिक लगाना है। आगे है, मधुमक्खियों ने किनके साथ सुलह कर ली थी? उत्तर है मनुष्यों के। मधुमक्खियों की काम जारी रखने की खबर सुनकर कौन बहुत खुश हुआ? उत्तर गिल्लू। हम मधुमक्खियों की क्या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? मेहनत। मधुमक्खियां हम सबकी क्या हैं? उत्तर है देखी अनदेखी दोस्त। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं अगला अपठित गद्यांश। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम करने से शरीर चुस्त और बलवान बनता है। व्यायाम करने से शरीर से पसीना निकलता है, जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। शरीर स्वस्थ होने से मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। इससे काम करने में रुचि बढ़ती है। सुबह सैर करना, दौड़ लगाना, रस्सी कूदना, तैरना, साइकिल चलाना तथा खेलना, ये सभी व्यायाम भी हैं। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। व्यायाम करना क्यों जरूरी है? उत्तर है शरीर व्यस्त रखने के लिए। और सही उत्तर पे हमें लगाना है निशान, टिक का निशान। व्यायाम करने से शरीर कैसा रहता है? चुस्त व बलवान। व्यायाम करने से शरीर से क्या निकलता है? पसीना। मन कब स्वस्थ व प्रसन्न रहता है? शरीर के स्वस्थ होने से। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है व्यायाम के लाभ। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आगे। अगला है पत्र लेखन। पत्र मन के भावों को प्रकट करने का एक सस्ता और सुलभ साधन है। इसके द्वारा हम अपना संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों व अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र के माध्यम से हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या किसी अधिकारी से कोई प्रार्थना कर सकते हैं। तो बच्चों, पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? माता पिता, भाई बहनों, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें घरेलू पत्र भी कहते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यापक आदि को लिखे गए पत्र जिनमें उनसे कोई प्रार्थना की जाए, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें आवेदन पत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, पत्र लिखना भी एक कला है। इसे लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
यानी पत्र हमें समझ आना चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में लिखावट साफ एवं सुंदर होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, पत्रों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला पत्र है अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। यह एक औपचारिक पत्र है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, DN पब्लिक स्कूल, मेट्रो स्टेशन के सामने, विकासनगर, मेरठ। विषय है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 A की छात्रा हूँ। मैं कल स्कूल से लौटते समय वर्षा में भीग गई। इस कारण रात में मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं दिनांक 16 जुलाई से 18 जुलाई तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी। अतः आप मुझे इन दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या अंजना कश्यप, हस्ताक्षर अभिभावक, यानी यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे लिखने वाले माता पिता के। दिनांक 16 जुलाई। तो बच्चों, एक बात ध्यान रहे, हम दिनांक वही लिखेंगे जिस दिन हम पत्र लिख रहे होंगे। अगला पत्र है मित्र के जन्मदिन पर बधाई पत्र। यह एक अनौपचारिक पत्र है। कैसे लिखते हैं, आइए पढ़ें। प्रिय मित्र हिमांशु, सस्नेह, मैं और मेरे माता पिता सभी सकुशल हैं। आशा है तुम भी सब कुशल से होंगे। मित्र, 1 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है। उसके लिए मेरी और मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णतया लॉकडाउन होने के कारण मैं आपको कोई उपहार नहीं भेज रहा हूँ। इस कोरोना महामारी ने सबको घरों में बंद कर दिया है। मैं यह बधाई पत्र आपको व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। आपको मेरा यह बधाई पत्र अवश्य पसंद आएगा। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और प्रियम को प्यार। तुम्हारा शुभचिंतक आशुतोष सिंघल। दिनांक 28 फरवरी। बच्चों, यहाँ भी एक बात का ध्यान रखें कि हम दिनांक वही लिखें जिस दिन हम पत्र लिख रहे हों। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन। बच्चों, किसी विषय पर अपने विचार अनुच्छेद या पैराग्राफ के रूप में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी भी अनुच्छेद को लिखने से पहले विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक ही अनुच्छेद में विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे देनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो बच्चों, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें अनुच्छेद की एक विशेष जानकारी पता होनी चाहिए और उसमें हमें लिखनी चाहिए। और अनुच्छेद लिखते समय भाषा बिल्कुल सरल और ऐसी हो जो सबको समझ आए। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण। पहला अनुच्छेद है मेरा घर। मेरा घर दिल्ली में है। मेरे घर का नाम उज्जवल है। इसमें 2 मंजिलें हैं। मेरे घर में 6 कमरे, 1 रसोई घर और 2 स्नानागार हैं। मेरे घर के सामने एक बगीचा है जिसमें सुंदर पौधे लगे हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हम सब अपने घर में मिलजुल कर रहते हैं। ये है एक अनुच्छेद मेरा घर। अगला अनुच्छेद है प्रातःकाल की सैर। प्रातःकाल की सैर का अर्थ है सुबह की सैर। मैं हर रोज सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व सैर पर जाती हूँ। उस समय मौसम बड़ा सुहावना होता है। मंद मंद हवा चलती है। पेड़ों पर पक्षी चहचहाते हैं। प्रातः काल की सैर से शरीर स्वस्थ एवं मन प्रसन्न बना रहता है। सुबह सुबह ताज़ी हवा प्राप्त होती है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। सुबह सैर पर जाने से सारा दिन काम में मन लगता है और आलस्य नहीं आता। सुबह देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। आपको भी सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाना चाहिए। तो बच्चों,
इस तरह आप अनुच्छेद लिखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं कहानी लेखन। किसी भी कहानी को कहना और लिखना दो अलग बातें हैं। किसी भी कहानी को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे कहानी का विषय रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट और सुग्राह्य होनी चाहिए। कहानी के समापन में विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी दो तरह से लिखी जा सकती है। एक चित्र तथा संकेतों के आधार पर और दूसरा सहायक शब्दों के आधार पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चित्रों तथा संकेतों के आधार पर कहानी लेखन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उन्हीं के आधार पर हमको कहानी लिखनी है। कहानी का नाम है बया और बंदर। एक जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी पेड़ की एक डाल पर एक बया पक्षी का घोंसला था। बया अपने घोंसले में आराम से रहती थी। बंदर पेड़ की डाल पर लेटकर आराम कर लेता था। एक दिन बहुत जोर से बारिश हुई, साथ ही ठंडी हवा चलने लगी। बंदर का अपना कोई घर तो था नहीं, अतः वह बारिश में बुरी तरह से भीग गया। भीगने के कारण वह ठंड से कांपने लगा, लेकिन बया अपने घोंसले में आराम से दुबक कर बैठी रही। वह जरा भी नहीं भीगी। बारिश रुकने पर बया पक्षी ने बंदर को सलाह देते हुए कहा, बंदर भैया, तुम्हारा तो अच्छा भला शरीर है, ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ भी दिए हैं, फिर तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते? घर बन जाने पर आपको इस तरह बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। बया पक्षी की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि यह छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में बया का घोंसला तोड़कर फेंक दिया। चिड़िया वहां से ची ची करती हुई उड़ गई। उसने दूसरे पेड़ पर फिर से अपना घोंसला बना लिया। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। यानी मूर्खों को अगर हम कोई उपदेश देंगे, कोई सलाह देंगे, तो वो बेकार ही है। मूर्खों को कोई सलाह देना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस तरह हम लिखते हैं कहानी चित्र देखकर। आइए आगे पढ़ते हैं सहायक शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। कहानी का नाम है एकता में बल और उसके सहायक शब्द हैं सांप, माफी, जंगल, भोजन, काटने, मोटा, पेड़, तलाश, एकता, चूहों, बिल, बाम्बी, पक्षियों, चींटियों, तालाब, डरिंग, हमला, दर्द। तो बच्चों, आइए लिखते हैं कहानी सहायक शब्दों के आधार से। एक घना जंगल था। उसमें एक भयानक काला सांप रहता था। वह रात में भोजन की तलाश में निकलता था। वह पक्षियों के अंडे, मेंढक और चूहों को खाता था। अधिक खाने से वह मोटा होता गया। इस कारण उसका बिल छोटा पड़ने लगा। वह बिल छोड़कर एक विशाल पेड़ की जड़ में रहने लगा। पेड़ की जड़ में चींटियों की बाम्बी थी। सांप ने सब पशु पक्षियों को डराकर भगा दिया। उसने चींटियों को बाम्बी छोड़ने को कहा, परंतु चींटियां नहीं डरी। सांप ने उन पर हमला कर दिया। चींटियां भी मिलकर सांप को काटने लगी। हजारों चींटियों के काटने से सांप दर्द से कराहने लगा। उसने चींटियों से माफी मांगी। चींटियों ने उसे छोड़ दिया। वह जंगल में तालाब के किनारे रहने चला गया। इस तरह चींटियों ने अपनी एकता से सांप को हरा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है एकता में बहुत बल होता है। यानी जब हम एकजुट होकर रहते हैं तो हम किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं।
तो बच्चों, इस तरह हम सहायक शब्दों के आधार पर कहानी को पूरा करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।